हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग जो हमारा ब्लड वाला पोर्शन चल चल रहा है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे आज। मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि परीक्षा के अंदर इसको बहुत पूछते हैं। और जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रक्त का थक्का कैसे बनता है। हाउ द ब्लड कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। अब एग्जाम के अंदर इसका प्रश्न कैसे आएगा, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर इसका प्रश्न आता है, रुधिर का थक्का बनने की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। ये परीक्षा के अंदर प्रश्न 4 नंबर में भी आया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग टू द पॉइंट चलते हैं ना। सबसे पहले इसमें हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट क्या है और ये कब बनता है और इसकी क्या हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंस है। तो आप सभी को मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड रहता है वो ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर या रक्त वाहिकाओं में बहता है, धमनी और शिराओं में, आर्टरीज और वेन्स में। जब कभी हमें चोट लग जाती है, whenever we get injured, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती है, वो रप्चर हो जाती है या कट फट जाती है। तो वो जो ब्लड उनमें बह रहा है वो ब्लड उनसे बाहर की ओर बहने लगता है। मतलब रक्त शरीर में जो बह रहा था अंदर, अब वो शरीर से बाहर निकलने लगता है। और यदि इस कंडीशन में जो हमारा ब्लड बह रहा है, यदि वो ब्लड बहना ना रुके तो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा रक्त की हानि हो जाएगी, अनयूजुअल ब्लड लॉस। जो ज्यादा रक्त की हानि हो जाएगी तो उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारी बॉडी के लिए एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है, मतलब हमारे शरीर की एक जीवन रक्षक क्रियाविधि है, जिसमें ब्लड जैसे ही चोट लगती है और जैसे ही वो चोट लगती है और रक्त बहना स्टार्ट होता है, उसके 5 मिनट के भीतर भीतर ब्लड सोल से जेल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ब्लड सोल अवस्था से जेल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और जब वो सोल से जेल स्टेट में कन्वर्ट होता है तो जहां पर वो इंजरी साइट है वहां पर वो जेल एक क्लॉट के रूप में जम जाता है, एक थक्के के रूप में जम जाता है, एक प्लग के रूप में जम जाता है। और वो हमारी बॉडी से अननेसेसरी ब्लड लॉस को रोकता है। क्योंकि ये प्रोसेस हमारे शरीर में, हमें डेली चोट नहीं लगती, हमें डेली इंजरी नहीं होती है, ये कभी कभी होती है। इसलिए इसको हम लोग आपातकालीन प्लग भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी प्लग। और इसमें मैंने कल आपको बताया था कि हमारे ब्लड की जो एक इंपॉर्टेंट ब्लड कार्पसल्स होती है, थ्राम्बोसाइट या ब्लड प्लेटलेट, है ना। ये इस प्रोसेस में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है। तो रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट की क्या डेफिनेशन हो जाएगी। चोट लगने पर रक्त का वायु के संपर्क में आने पर सोल से जेल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को रक्त का थक्का बनना या रक्त स्कंदन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगी, कन्वर्जन ऑफ ब्लड फ्रॉम सोल स्टेट टू जेल स्टेट ड्यूरिंग इंजरी
and it prevent unnecessary blood loss. It is known as blood clot or blood coagulation. मतलब इस बनने की प्रोसेस को रक्त का स्कंदन या ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये ब्लड कोएगुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि एज मेनी एज 13 फैक्टर, मतलब इसमें 13 कारक इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उन जितने भी फैक्टर होते हैं उन फैक्टर में से अभी हम लोग रेड डायग्राम से समझेंगे। मोस्ट ऑफ फैक्टर इस रेड डायग्राम में आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये फैक्टर इस पूरी मैकेनिज्म को कंप्लीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में इन फैक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इनमें से एक 8वें नंबर का फैक्टर होता है जिसको हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। जिन लोगों में ये फैक्टर नहीं होता है, मतलब बनना चाहिए पर किसी किसी व्यक्ति के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, आनुवांशिक विकार हो जाता है और उसके कारण से ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर उनके अंदर सिंथेसिस नहीं होता है। इसके कारण से ऐसे लोगों को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है, गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। इसे हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया मतलब वो बीमारी जिसमें रक्त चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब ब्लड डज नॉट कन्वर्ट सोल टू जेल स्टेट। और ऐसे रोगी में क्या होगा, मतलब चोट लगने के समय अननेसेसरी ब्लड लॉस होने से उसकी डेथ भी हो सकती है। और ये बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवांशिक बीमारी है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है, मतलब इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए, हीमोफीलिया है ना। तो हीमोफीलिया किस बीमारी का मतलब क्या है कि इस बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति होगा उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा, मतलब उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और जब अगर मान के चलो उसे कभी चोट लग गई और अगर उसके अंदर ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो उसमें ज्यादा ब्लड लॉस होने से उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो 13 फैक्टर होते हैं, उसमें 13वें में से 8वें नंबर का जो फैक्टर होता है उसका नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। वो सब अपने में सब में है और वो टेस्टेड हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि आपको अनेक बार कभी ना कभी छोटा मोटा शरीर में घाव बना होगा, चोट लगी होगी, किसी कारण से कट पट गया होगा हाथ, ठीक है ना। और जब आपका खून बहा होगा तो देखा होगा आप लोगों ने कि वो खून ऑटोमेटिकली 2 से 5 मिनट के भीतर भीतर बहना बंद हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन कहते हैं, है ना। मतलब इसी को हम लोग रक्त का थक्का बनना कहते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी बताया कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर ये प्रोसेस नहीं होगी हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में से क्या होगा, अननेसेसरी ब्लड लॉस होने से हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और परीक्षा के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ये बता दिया कितने फैक्टर इन्वॉल्व है। अब इसकी क्या क्रियाविधि है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है ना। मतलब ये कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, मतलब ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी और कैसे कंप्लीट होगी, इसका बाकायदा एक मैकेनिज्म है। और इस मैकेनिज्म में वो सारे 13 फैक्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंट रोल होती है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में हमारे दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि जो ब्लड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, तभी वो ब्लड सोल टू जेल स्टेट में कन्वर्ट होएगा, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब हम कभी ब्लड सैंपल देने जाते हैं किसी पैथोलॉजी लैब में, लेबोरेटरी में, तो तुरंत अपना ब्लड लेके वो उसके ऊपर कॉटन लगा देते हैं ऊपर से, मतलब उस ब्लड को वो रोकते हैं सो दैट इट डज नॉट कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर, मतलब वो वायु के संपर्क में ना आए। अगर वो वायु के संपर्क में आ जाएगा ना तो उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी और फिर उससे कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा।
या उसमें वो फिर क्या काम करते हैं, ऐसे फैक्टर ऐड कर देते, ऐसे केमिकल ऐड कर देते हैं जिससे कि वो ब्लड क्लॉट ना हो। तो ऐसा के ऐसे एक केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल हमारे ब्लड में घुला रहता है, उसको हिपेरिन कहते हैं। हिपेरिन हमारे बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, इसलिए इसको हम लोग एंटीकोएगुलेंट या प्रतिस्कंदक कहते हैं। एंटीकोएगुलेंट या प्रतिस्कंदक का नाम क्या होता है, हिपेरिन। हिपेरिन क्या काम करेगा, हमारी बॉडी के अंदर, हम भी तो ब्रीदिंग से, हम जब श्वासोच्छ्वास करते तो एयर भर रहे बॉडी में, तो ब्लड तो वहीं पे क्लॉट होना चाहिए, तो ब्लड वहां क्लॉट नहीं होता है। और वो इसलिए क्लॉट नहीं होता क्योंकि ब्लड में नेचुरल रूप से हिपेरिन घुला हुआ रहता है, और वो हिपेरिन क्या काम करता है, हमारे ब्लड के कोएगुलेशन को रोकता है। बट जब हमारी बॉडी के अंदर चोट लगती है, और जैसे चोट लगती है और ब्लड बाहर आता है, तो ये जो हिपेरिन फैक्टर होता है ये इनएक्टिव हो जाता है, ये हिपेरिन प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है, और ब्लड सोल टू जेल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विद इन 5 मिनट्स। और अगर नहीं होगा और ब्लड बहता ही रहेगा एट द साइट ऑफ इंजरी, मतलब चोटग्रस्त स्थल पे, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस से, मतलब हमारे शरीर से मतलब जो मान के चलना, अतिरिक्त रक्त की हानि होने से, या ज्यादा रक्त हास होने से, या रक्त की हानि होने से, ब्लड लॉस होने से हमारी डेथ भी हो सकती है। और अगर मान के चलो किसी में अगर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए जेनेटिक डिसऑर्डर नोन एज हीमोफीलिया। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर नेचुरल तरीके से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है, इसका आशय ये है कि वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है ना। और हीमोफीलिया जो रहता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। और ये हमारे शरीर के अंदर हमारे पेरेंट्स से उसके जीन्स के रूप में ये हमारे शरीर के अंदर आता है। तो कैसे हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसका एक मैकेनिज्म का ये रे डायग्राम है, ये आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जैसे ही हमें चोट लगती है, मतलब जैसे मान के चलो हाथ कट गया, या किसी कारण से छिल गया, या कोई कोई चीज हमने पहनी चीज अपने शरीर में घुस गई, कील घुस गई, या कोई कांटा घुस गया, तो हमारे शरीर में से जो रक्त है, वो रक्त क्या होगा, रक्त बहने लगेगा अलॉन्ग विथ ब्लड प्लेटलेट, उसमें सब आएंगे, वो तो प्लाज्मा भी आएगा, आरबीसीज भी आएगी, डब्ल्यूबीसीज भी आएगी, प्लेटलेट भी आएगी। पर यहाँ पे एक्टिविटी किसकी एजेंशियल है, रक्त प्लेटलेट की, है ना। वो जैसे रक्त प्लेटलेट के मतलब आएगी एयर के कांटेक्ट में, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो ब्लड प्लेटलेट है, ये एक थ्रोम्बोप्लास्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, इसको रिलीज करेगी। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रहता है हमारे ब्लड में मौजूद प्रोथ्राम्बिन को, प्रोथ्राम्बिन जो है हमारे ब्लड में ही रहता है, ये प्रोटीन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ब्लड में, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और इसमें कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है, ठीक है ना। अब इनएक्टिव प्रोथ्राम्बिन थ्राम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब थ्राम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन, जो इनसोल्यूबल प्रोटीन होता है, सोल्यूबल प्रोटीन होता है ब्लड में, है ना, सोल स्टेट में, उस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा जेल फॉर्म में। मतलब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा किसकी उपस्थिति में, थ्राम्बिन की उपस्थिति में। और प्रोथ्राम्बिन थ्राम्बिन में कन्वर्ट होगा किसकी उपस्थिति में, किसके कारण से, थ्राम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन और थ्राम्बोकाइनेज एंजाइम से। और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा थ्राम्बिन प्रोटीन, थ्राम्बिन मतलब एक प्रोटीन या एंजाइम की प्रेजेंस के में कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, है ना। और फाइब्रिन जो है वो जेल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही फाइब्रिन बनेगा तो उसमें जो जो भी हमारे ब्लड में जो कंपोनेंट है, प्लाज्मा, जितनी भी कार्पसल्स है, वो सब इंटेंगल्ड हो जाएगी, मतलब सब उसमें उलझ जाएगी। और जब वो जैसे उलझेगी तो वहां चोटग्रस्त स्थल पर जो ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा। और रक्त का थक्का जैसे ही बनेगा तो हमारी पूरी जो प्रोसेस है ब्लड कोएगुलेशन की, मतलब रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसी पूरी प्रोसेस में 5 मिनट का, मोस्ट से मैक्स टू मैक्स 5 मिनट का समय लगेगा, मतलब अधिकतम 5 मिनट का टाइम लगेगा, मतलब न्यूनतम। तो जैसे ही मतलब
एक्टिविटी तो जब ही स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आपका खून बहना चालू होगा, मतलब जैसे ही आपको चोट लगी, as soon as the blood comes in contact with air, this activity start, but it will completed in within 5 minutes, मतलब ये 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। और अगर 5 मिनट में पूरी नहीं हो रही तो फिर वो ब्लड लॉस होता रहेगा, और अगर वो ब्लड लॉस अगर होता रहता है तो फिर वो पर्सन के अंदर एक डिजीज है कैरेक्टरिस्टिक, उस बीमारी का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, हीमोफीलिया है, ठीक है ना। और हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल रूप से ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में हिपेरिन ब्लड एंटी कोएगुलेंट फैक्टर, मतलब प्रतिस्कंदक एक रक्त का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो हमारे ब्लड में घुला हुआ रहता है, इसके कारण से नेचुरल रूप से हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग की या रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि है। एक बार और डबल समझते हैं। जैसे ही चोट लगेगी ब्लड प्लेटलेट बाहर आएगी, ब्लड प्लेटलेट में कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी? थ्राम्बोप्लास्टिक एक्टिविटी, और ये ब्लड प्लेट या थ्राम्बोसाइट थ्राम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगी। ये थ्राम्बोप्लास्टिन जो है थ्राम्बोकाइनेज एंजाइम और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्राम्बिन को काय में कन्वर्ट कर देगा? थ्राम्बिन में। और थ्राम्बिन जो है इन जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो रक्त में रहता है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा इनसॉल्युबल प्रोटीन में जेल फॉर्म में, और इसमें भी कैल्शियम आयन की इंपॉर्टेंट भूमिका होगी जो कि ब्लड में इटसेल्फ प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे ही फाइब्रिन बनेगा वो फाइब्रिन में ब्लड सेल्स क्या होगी? इंटेंगल्ड हो जाएगी, उलझ जाएगी, और पूरा का पूरा ब्लड क्लॉट में बन जाएगा या थक्का बन जाएगा, जिसे हम लोग इमरजेंसी प्लग या आपातकालीन थक्का कहते हैं। और जैसे ही ये क्लॉट बनेगा रक्त ऑटोमेटिकली बहना बंद हो जाएगा, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग रक्त का थक्का बनना या ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं, हिंदी में रक्त का स्कंदन कहते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर आता है। और इसमें ओवरऑल एक्टिविटी में सबसे ज्यादा क्रिटिकल रोल किसका रहता है? थ्राम्बोसाइट का रहता है, जिनको हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुआ। इसके अलावा इससे 3 आपके वन वर्ड क्वेश्चन भी तैयार हो गए। एक तो वन वर्ड क्वेश्चन ये हो गया कि रक्त का थक्का बनाने में किस रक्त कणिका की या ब्लड कार्पसल्स की भूमिका होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका थ्राम्बोसाइट या ब्लड प्लेटलेट। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा कि प्रतिस्कंदक क्या है, या प्रतिस्कंदक प्रोटीन का नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन, तो इसका आंसर हो जाएगा हिपेरिन। तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा कि जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कौन से नंबर का होता है, तो वो होता है 8वें नंबर का। फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस बीमारी में क्या होता है, जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसमें ये 8वें नंबर का फैक्टर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नहीं बनता है, और इसके कारण से ऐसे व्यक्ति की जब चोट लगती है तो ब्लड का एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से, मतलब ज्यादा रक्त की हानि होने से उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए इस बीमारी को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया का एक नाम क्या हो गया? ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। और ये इसका जो जीन्स होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर लिंक्ड होता है, इसलिए ये लिंग संलग्न आनुवांशिक रोग है। इट इज ए सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो ये आपका एक ब्लड कोएगुलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और हमारा ये आज ब्लड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके तैयार कंप्लीट हो गए। मैंने आपको ब्लड का कंपोजिशन समझा दिया, कल ब्लड के फंक्शन समझा दिए, और आज आपको ब्लड क्लॉटिंग भी समझा दी, ठीक है ना। इस वीडियो को आप ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।